महाभारत में अगर कर्ण ने अपना दर्द सहा ना होता और परशुराम को अपनी गोदी से हटा दिया होता तो वो श्रापित ना होता और इतिहास कुछ अलग होता। इसी तरह से जब हमें कोई दिक्कत हो रही होती है, हम जब किसी को बताते हैं तो सही समय पे उसका इलाज हो जाता है। ऐसा बोलने के पीछे तो मेरा रीजन है कि आज के समय में हम बहुत सारी ऐसी घटनाओं और दुर्घटनाएं देख रहे हैं जहां आदमी को जरा सी दिक्कत होती है वो उसको ओवरलुक करता जाता है और वो बाद में एक बड़ी समस्या के रूप में बाहर आती है। इवन मैं अगर आज अपनी किसी समस्या के लिए आपके पास जाऊं तो आप यही कहने का संदीप ने मुझे कुछ दिन पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर पाता। इसलिए जो आज का सिनेरियो है, हमें कोई भी दिक्कत हो तो हमें निश्चित तौर पे अपने आसपास के लोगों को शेयर करना। इसी परिप्रेक्ष्य में तो मुझे एक बात ध्यान आती है, पेन किलर्स। आज हमारे व्यस्त जीवन है और हमें अपना हर कार्य बड़ा महत्वपूर्ण दिखता है। दुर्भाग्य हम भूल जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण हमारा अपना शरीर है। हम ये बात सब जगह भूल जाते हैं, बचपन से सीखते चले आ रहे हैं कि तंदुरुस्ती एक हजार नियामत है, लेकिन जब काम की बात आती है तो हम शरीर को पीछे छोड़ देते हैं, काम को आगे कर देते हैं और इस चक्कर में हम लोग कई बार पेन किलर खाते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन को अगर हम छोड़ दे सकें तो जहां तक हो सके पेन किलर से अवॉइड करें। इसका रीजन है आज के समय में बढ़ते हुए लीवर डिजीजेस। लीवर जो है हमारे शरीर का पावर हाउस है और जब हम इस तरह की दवाइयां खाते हैं तो उसकी जो सेंसिटिविटी है उस पर असर पड़ता है। इस तरह से ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कुछ जगहों पर बिजली की सप्लाई खत्म होने लगती है। एक उसी तरह से हमारे लीवर पे जब इस तरह से हम अननेसेसरी ओवरबर्डन पेन किलर एक तो खाना कोई बात नहीं, जब रेगुलर खाने लगते जब दबाते रहते हैं तो उसके इम्पैक्ट अब बहुत बुरे आने लगे। समय के साथ साथ अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन अवेयरनेस होते हुए भी हम काम को इतनी प्रायोरिटी देने लगे हैं कि हम तो खाते हुए आज ये काम बहुत जरूरी है, आज ये काम बहुत जरूरी है, करते हुए हम करते रह जाते हैं और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा हमारे शरीर पर। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, आप धीरे धीरे डिजीजेस, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स आपके यहाँ आ चुके हैं तो लीवर और किडनी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन पेन किलर्स दवा की वजह से। आज एक अलग ही क्लासिफिकेशन डिजीज का हो गया जो कि पेन किलर के एनालिसिस की वजह से डेवलप हो गया। इसके बाद क्या होगा सर, अगर हम आज के लाइफ स्टाइल देखें पहले और आज में हम कंपेयर करें, पहले हम लोग का घर बहुत बड़ा होता था तो 10,000 कदम चलना बड़ा आसान था। आज 2 कमरे 3 कमरे 4 कमरे के फ्लैट में 10,000 कदम चलना एक दुष्कर कार्य हो गया। हम लोग टाइमर लगा लेते हैं, मोबाइल में लगा के हम दिन भर ये नापा करते हैं कि हम 10,000 कदम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। क्योंकि ये सारी चीजें कम हो गई, वर्क की प्रायोरिटी हाई में चली गई, इसलिए क्या हुआ हमारे समाज में 2 बीमारियां बहुत तेजी से फैल गई और दुर्भाग्यवश हमारी 90% पॉपुलेशन को पकड़ती जा रही है। एक समय था कि उनकी एवरेज एज 60 साल पे आ रही थी लोगों को, जो आज 40 साल की एज पे आ रही है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। वजह क्या है, और ये दोनों बीमारी सर अगर मैं आप लोग को बोलूं ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। आहार विहार उचित समय पे नहीं हो रहा, खाना पीना उचित समय पे नहीं हो रहा, सोना उचित समय पे नहीं हो रहा, इसलिए ये समस्या आ रही है। इस वजह से ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। होता क्या है सर, पहले यानी कुछ दिन पहले जब ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला था कि विश्व का आधा खाना हम भारतीय खा जाते हैं तो हम लोग को बहुत बुरा लगा था। लेकिन सर होता क्या है, अगर गहराई में देखें कि ये जो खान पीन है यही बीमारी का मूल कारण बनता जा रहा है। हमें
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डाटा नहीं दे रहा। अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर को पर डे 2 ग्राम नमक चाहिए, बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने सुबह से नाश्ता किया, एक नमकीन बिस्किट किया, फिर नाश्ता किया, फिर कुछ खाया, फिर दोपहर में दाल खाया, 2 सब्जी खाई, पापड़ खाया, अचार खाया, फिर शाम में कोई स्नैक किया और फिर रात में फिर खाना खाया। हर चीज में समान अनुपात में नमक मिला हुआ है। तो अगर हम पॉइंट करके जोड़ते चले जाए तो 8 ग्राम 9 ग्राम हो जाता है। तो हमारे डेली रिक्वायरमेंट से वो ज़्यादा होता जा रहा है और यही जब बढ़ता चला जा रहा है वो ब्लड प्रेशर का एक मूल कारण बनता जा रहा है। दूसरा, हम हमेशा चिंताग्रस्त हैं, कुछ ना कुछ है। आज की समस्या क्या हो रही है? आज हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है वो है हरी भरी करी। परिवार का स्टेटस कुछ भी हो, कोई किसी भी स्तर का हो, वो जो बच्चे को सुबह स्कूल जाने के लिए जगाने से जो शुरू होते हैं और रात में सोने तक हम एक ही शब्द यूज करते हैं, जल्दी जल्दी जगो, जल्दी तैयार हो, जल्दी खाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। इवन रात में सोने से पहले 5 बच्चे कहती जल्दी से सो जाओ। ये जो शुरुआत हो रही है हरी की, यही समस्या डेवलप कर रही है बीमारी, क्योंकि मन हमारा रेस्टलेस हो रहा है। जिस तरह से कि हमारा रेस्टलेसनेस बढ़ता जा रहा है, हमारी चीजें बदलती जा रही हैं। हम जल्दीबाजी में हैं तो वरी आ रहा है, चिंता आ रही है, परेशानियां आ रही है। हर समय हमारे पास योजनाएं आ रही हैं। सर कल नीट का रिजल्ट निकला, आपको जान के आश्चर्य होगा बच्चे की रैंक कितनी अच्छी है तो उसको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। एम्स मिलेगा इंडिया में और कुछ बच्चे को आप चाहिए एम्स दिल्ली में। यहाँ बच्चे ऐसे हैं, इस बार नीट का जो बहुत हाई रैंक गई है। एक समय में जिस रैंक पे लोग टॉप किया करते थे उस रैंक के लड़कों को इस बार एडमिशन नहीं मिल रहा। इतना हाई रैंक गया, उसमें बच्चे का सिलेक्शन हुआ, एम्स मिल रहा है, लेकिन उसको एम्स चाहिए दिल्ली का। बस ये जो छोटे उम्र के बच्चे से जो ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है अब हर एज पे है। हमें अगर फर्स्ट क्लास ट्रेन में जा रहे हैं तो हमें फ्लाइट चाहिए, एसी चाहिए तो हमें फ्लाइट चाहिए। तो जो चीजें चलती चली जा रही है ये अब एक मुसीबत बनती जा रही है। अब तक हम बच्चों को, मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ बेसिक मेरे दिमाग में आ रहा, हमें अभी से बच्चों को ये समझाना है कि पेशेंस रखना सीखें, संतोष रखना सीखें। क्योंकि जो मूल उद्देश्य है आज जो मोदी जी का चल रहा है, फिट युवा और ये सारी चीजें, वो तभी संभव है जब मन में संतोष हो, एक जगह जाकर सेटिस्फाइड हो। अंधी दौड़ का नतीजा हम सब लोगों ने देख रखा है। बहुत देर तक जगने का नुकसान भी हमने देखा, लेकिन वो चीजें चल रही है, फैशन आ रहा है और इसके बाद जब आप थकते हैं तो खाना क्या खाते हैं? तो खाना डेफिनेटली सर जब चीजें आएंगी, आप दिन भर मेहनत करेंगे, स्ट्रेस में आदमी ज्यादा खा जाता है और जब स्ट्रेस होगा तो सिर्फ साधारण दाल चावल खाने वाले लोग कम होते जाएंगे। ये एक धीरे धीरे चीजें प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हमारे कानपुर शहर में अब फ्रोजन फूड मिलता है, जहाँ ताजा सब्जियां मिलती है वहाँ फ्रोजन फूड की टेक्निकली कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो समय आता जा रहा है, जिस तरह से चीजें बदलती चली जा रही हैं, उससे ये सारी चीज आ रही है। अब अगर हम देखें हमें करना क्या चाहिए? देखिए सर, जितनी भी चिकित्सा पद्धति विश्व में चिकित्सा पद्धति है, सबका कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट है। कोई भी साइंस है उसका एक स्कोप है, एक लिमिटेशन है। अगर मैं कहूँ कि होम्योपैथी इज बेस्ट, मैं गलत हूँ। कोई ये कहे एलोपैथी इज बेस्ट, वो गलत है। कोई ये कहे आयुर्वेदा इज बेस्ट, वो गलत है। हालांकि अब धीरे धीरे इस पे प्रोसेस शुरू हुआ है, इस पे काम चल रहा है। हो सकता है 10 साल बाद एक अच्छा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश हो रही है जिसमें कि हर व्यक्ति का बेस्ट किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा देश है, दुर्भाग्य से जब इस तरह के कानून बनेंगे तो उसमें गंदगियां भी घुसेगी और उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन कोशिश है। किसी तरह से डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, ये दो जो डिजीजेस हैं, इनके साथ समस्या क्या हो रही है? क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है,
हमें सुबह 9 से 9 काम करना है, उसके बाद थकान है, हम टाइम पे सोना नहीं चाह रहे और हम या हमारे पास आदत ही बन गई, कभी नींद नहीं आ रही, तो करना क्या चाहिए कि हर पैसे का अगर बेस्ट है, अगर आप नेचुरल, क्योंकि होम्योपैथी नेचुरल लाइफ स्टाइल, नेचुरल वे से है, तो वहाँ अगर आप उनकी होम्योपैथी दवा खा के अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको लाइफ स्टाइल सही करना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा, आपको टाइम से खाना और सोना होगा। आप कहते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें 15 दिन शादियों में जाना होता है, यहाँ जाना होता है, वहाँ हमें खाना भी होगा, परहेज भी नहीं करना होगा। तब सब जो बेस्ट चीज होगी वो ये होगी कि डायबिटीज कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए तो आप जो दवा खा रहे खाइए, लेकिन तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि किडनी पे, लीवर पे, आँख पे, स्किन पे, न्यूरोपैथी, ये जो डेवलप होती है, उन कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा आपको मदद करेगी। आपको कहने का मतलब है जिनको भी होता है तो वो अगर लेते हैं आप धीरे धीरे दोनों पैथी का आप मिक्स यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप कहते नहीं मेरे अंदर इतना विल पावर है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो अगर आपका ब्लड शुगर 220 230 तक रहता है और आप लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करके होम्योपैथी लेते हैं, आपको निश्चित तौर पर फायदा लगेगा। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर 300 है, 350 है, 400 है, साथ में आपको ब्लड प्रेशर भी है, तो निश्चित तौर पे आपको एलोपैथी के साथ जाना चाहिए और उसके साथ साथ होम्योपैथी लेना चाहिए। ये जब हम करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आज क्या होता था, कम एज में 40 साल की एज में घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब घुटने में हमें दर्द होना शुरू होता है तो हम उस वक्त पेन किलर खाते हैं, जबकि वास्तव में उस समय हम होम्योपैथी के पास चले जाएं तो ना घुटना बदलवाने की जरूरत आएगी, ना बाकी कोई समस्या आएगी, वो टाइम के साथ आपका कंट्रोल हो जाएगा। और जो बाद में आपको सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस और बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन सर आप नेचुरल मेडिसिन खा रहे हैं, ये पहली चीज आप ध्यान रखें। तो ये जो आप सोचे कि हम दवा खाएंगे और फिर दूसरे दिन से दर्द खत्म होता चला जाएगा, संभव नहीं। आप एक तरफ ये भी चाहते हैं कि आपके शरीर को कोई नुकसान भी ना हो और दूसरी तरफ आप अपने आप को कष्ट भी ना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मानिए आप किसी भी होम्योपैथ के पास जाए, जिसमें किसी भी होम्योपैथ किसी भी जगह पे जाए, एक निश्चित समय के बाद आप अपने घुटने की सारी बीमारियों को भूल जाएंगे, आर्थराइटिस की सारी बीमारियों को भूल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा। और आज सर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इतना क्यों बढ़ रहा है और आज जो सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, आज हमारे देश में आपको 90% डॉक्टर्स जो कॉमनेस प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं दूसरे पैथी के, वो डिप्रेशन की दवा दे रहे हैं। आप बीमारी किसी कुछ भी बोलिए, चाहे आप पेट की बीमारी बोलिए, सर की बीमारी बोलिए, स्किन की बीमारी बोलिए, कुछ भी बोलिए, इसका कारण यह है 95% डिजीज जो है साइकोसोमेटिक है। साइको मतलब माइंड, सोमेटिक मतलब बॉडी, मतलब जो बीमारी माइंड से जनरेट हुई, डेवलप हुई और शरीर पे आई। इसका जो कॉमनेस जानते हम लोग बचपन में देखें, जब हमारा हाई स्कूल में रिजल्ट आ रहा होता है या किसी बात पे नर्वस होते हैं तो हमारे यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, मोशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। ये कॉमनेस एग्जाम्पल देख लें। तो ये जो चीज हो रही है, और जब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं तो इसके लिए अगर आप चिकित्सा पद्धति के पास हैं तो निश्चित तौर पे आपको आराम मिलेगा। सर एक चीज और बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि होम्योपैथी में रिसर्च नहीं हो रहा, होम्योपैथी में नया क्या नहीं हो रहा। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जितनी चिकित्सा पद्धति जो आगे बढ़ रही है उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्टिंग हैंड है। जैसे एलोपैथी के लिए WHO और MNCs कंपनियां जो अरबों का व्यापार कर रही है। आयुर्वेदा के लिए हमारी भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय बनाया और उससे 90% बजट है। तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है आप जैसे दार्जिलिंग की वजह से चल रही है और विश्व में सबसे ज्यादा चैरिटेबल हॉस्पिटल पूरी दुनिया में होम्योपैथी के हैं और किसी पैथी के इतने सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स नहीं है और उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट 0 है। और जब ये बात मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सर, ये बात होम्योपैथी को खत्म करने की कोशिश
युद्ध स्तर पे की जा रही है, जो पहले सिर्फ 250 साल पुरानी है, छोटे छोटे स्तर पे नहीं, बहुत बड़े स्तर पे। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे और गोरखपुर में जो जापानीज हेपेटाइटिस की वजह से डेथ हुई थी, उनका सारा बवाल हुआ था। ये भारत में बहुत पुरानी बीमारी है और 2000 से होम्योपैथी पे इस पर रिसर्च हो रहा था जब हैदराबाद में ये फैली थी, और बहुत बढ़िया काम हो गया था और रातों रात भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। जब प्रोजेक्ट अपने फाइनल पे आ रहा था, डायरेक्टर के पास फोन आया कि इस प्रोजेक्ट को बंद करते बिना किसी कारण बताए, और कारण क्या था कि वो एक डिफरेंट इफेक्ट का जो एमएनसी था, उसका सारा उसका जो प्रॉफिट था वो खत्म हो जाता। ये तो ऐसी वजह रही कि जब रिसर्च हो रहा है, अभी बहुत सारे खोली हैं और जहाँ जहाँ इस पे डिफरेंट डिजीजेस पे काम शुरू है और काम हो भी रहा है, लेकिन जो वो ग्रोथ का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो इसलिए था कि कुछ लोग रोक रहे थे। लेकिन ये जब कोई पैथी इसलिए आगे बढ़ती है जब उसमें जन सहभागिता होती है, जब आम आदमी को उससे फायदा मिलता है, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया। आप लोगों ने, जैसे आप लोग की भी एक चैरिटेबल चल रहा है और इस तरह से जो लोगों ने चैरिटीज खोली हैं, तो उसकी वजह से होम्योपैथी तेजी से आगे बढ़ी और आज विश्व की सबसे तेजी बढ़ती हुई पैथी है। और जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक होम्योपैथी विश्व की नंबर 1 पैथी हो जाएगी, कितने सारे ऑपरेशन के बाद। तो हर पैथी के अच्छी बात है, बुरी बात है, लेकिन कोई भी चीज का अगर हम बेस्ट लेते हैं तो वो सबसे अच्छा रहेगा। और अच्छा यही रहता है कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें स्वस्थ रहने की खुद कोशिश करनी चाहिए। आज जैसे कोविड एक बढ़ती समस्या है और इसमें कुछ नहीं तो हम लोग को एटलीस्ट 10 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे हम कितना बिजी हो। हमें कभी ये नहीं सोचना कि 55 साल की उम्र में 5 मंजिल चढ़ जाता था बिना सांस फूले, आज नहीं चल रहा। हर चीज होगी सर। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं घुटने पर भी चल रहा था, आज मैं 5 मंजिल पे चढ़ रहा हूँ और एक समय फिर ऐसा आएगा कि जब मैं पर 1 मंजिल पे नहीं चढ़ पाऊंगा। ये साइकिल ऑफ लाइफ है। इस सच को स्वीकार करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे। हम हमेशा अगर पास से कंपेयर करें, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी लोग 60 प्लस में हैं, तो हमेशा बॉडी की कैपेसिटी समय के साथ में बढ़ती है, समय के साथ में घटती है, और ये एक शाश्वत सच है और जो सच है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और तो भी है कि हमको काम भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब योग के साथ अगर होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे एक जिनसेन दवा है या एक अमराग्रीजिया दवा है, ये अगर हम साथ में लेते रहते हैं तो काफी सारी ओल्ड एज की हमारी प्रॉब्लम है। और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है ओल्ड एज में, यूरिन की फ्रीक्वेंसी। तो एटलीस्ट ये दवा जो है सबल सर्वेटा, अगर हम उसको बराबर लेते रहते हैं तो काफी हद तक हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। और दुर्भाग्यवश में मैंने चीज देखी, एक समय के बाद बीपी और डायबिटीज की दवा छोड़ना चाहते हैं। कभी न कीजिए सर, मिनिमम डोज कीजिए, लेकिन उसको लेते रहिए, क्योंकि इस दिन में जब आप बीमार होते हैं तो देखने वाला, केयर करने वाला सब जगह असुविधा आती है। तो सिर्फ अपनी गलती से किसी बीमारी को इन्वाइट नहीं करना चाहिए। हमें जो भी किसी भी पैथी के डॉक्टर ने जो भी दवा हमें सजेस्ट की है, मेरा मानना है कि हमें वो लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत